आज हम फिर ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सभी लोगों को सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, फिर वीडियो को शेयर भी कर देना है और सभी लोग एक के बाद एक प्रश्न का उत्तर बताते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। आपको करना क्या है, जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर लेना है वीडियो को। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर निरंतर रोज क्लासें होती हैं सीटीईटी एग्जाम से संबंधित और आपके टेट एग्जाम से संबंधित। आज का जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही कई प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आज आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 4 प्रश्न हैं, सॉरी इसमें आपको विकल्प नहीं दिए जाएंगे और बिना विकल्प के ही आपको उत्तर बताने होंगे। तो जल्दी से बताएं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बता दिया है कि ये विश्व पर्यावरण संरक्षण जो दिवस है वो मनाया जाता है 26 नवंबर। 26 नवंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आया है, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। अगला आपका जो क्वेश्चन बताना है दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है सभी लोगों को। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल राइट आंसर आया है देहरादून। ठीक है, भारतीय वन्य जीव जो संस्थान स्थित है वो है देहरादून में। पर्यावरण अनुसंधान संस्थान है नागपुर में। ये दोनों में कंफ्यूज होता है हमेशा, तो आपको याद रख लेना, पर्यावरण नागपुर और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, इनको आपको याद रखना है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण के मापने की इकाई बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बिल्कुल देहरादून राइट आंसर है और ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई हमें बताना है यहां पर। आज हम बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये सारे के सारे प्रश्न आपसे बनने चाहिए, है ना। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? डेसिबल। डेसिबल सही है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण मापने की जो इकाई है वो क्या है? डेसिबल। अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? विषय बताना है आपको। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? विषय बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं हर वर्ष और 2019 का जो विषय था वो क्या था? तो बिल्कुल सही आंसर आया बीट वायु प्रदूषण। वेरी गुड, बीट वायु प्रदूषण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2019 का विषय था बीट वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन आपको बताना, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। ओजोन परत आपको पता होगा, ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है ना, और इस समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कह देते हैं। लेकिन यहां पर आपको बताना है कि ओजोन परत की जो मोटाई है उसको नापने की जो इकाई है वो क्या है, उसका नाम क्या है? तो बिल्कुल सही है, डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन इकाई। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला है, जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह है। जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है आपको। जुड़वा और प्रेशर कुकर कौन सा ग्रह है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शुक्र। वेरी गुड, शुक्र आपका बिल्कुल सही है। जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह जो कहा जाता है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है? भूकंप आपको पता होगा, सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है? भूकंप मापने वाला जो यंत्र है उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है और इसको जो मापने का पैमाना है उसे रिक्टर पैमाने पर ये मापा जाता है भूकंप। लेकिन सर्वाधिक भूकंप वाला जो देश है वो कौन सा देश है? उस देश का नाम है जापान, है ना। और जापान से आपको याद आ जाता है कि यहाँ की मुद्रा का नाम है एन। एन यहाँ की मुद्रा का नाम है। और जो सुनामी शब्द है, सुनामी, ये भी कई बार पूछा गया है, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द होता है सुनामी। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। समुद्र में उठने वाले भूकंपीय लहरें कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? समुद्र में
उठने वाली भूकंपीय लहरें क्या कहलाती हैं? प्रश्न क्रमांक 8 का बिल्कुल सरल आंसर है, सभी से बन रहे होंगे बिल्कुल, है ना। वन लाइनर, भले ही वन लाइनर हो, लेकिन अधिकांश लोगों से ये उत्तर बिल्कुल सही हो गए, है ना। और इसे कहेंगे सुनामी, ठीक है। सुनामी जापानी शब्द है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और इसे भूकंपीय लहरें कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना, लाल क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है लाल क्रांति? अगला क्रांति बताना है आपको, लाल क्रांति किससे संबंधित है? हमने बहुत पढ़ा, हरित क्रांति पढ़ ली, है ना, गुलाबी क्रांति पढ़ ली, अब हमें लाल क्रांति बताना है, ये किससे संबंधित है? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मांस और टमाटर उत्पादन से, है ना, मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है ये लाल क्रांति। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कपास किस प्रकार की फसल है? किस प्रकार की है कपास? खरीफ की फसल है या फिर रबी की फसल है या जायद की फसल है? कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है कपास के लिए, है ना। और कपास किस प्रकार की फसल मानी जाती है? प्रश्न क्रमांक 10। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, एक खरीफ की फसल है, ठीक है, खरीफ, याद रखें सभी लोग, एक खरीफ की फसल मानी जाती है, कपास गलत नहीं करना है, खरीफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेरीकल्चर संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 11। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर संबंधित है आपका रेशम उत्पादन से। किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन। रेशम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेशम उत्पादन से सेरीकल्चर। अगला है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 12। दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सभी लोग खाते होंगे दही, और जो दही बनता है वो दूध से बनता है, और दूध से जो दही बनता है उस प्रक्रिया को हमें क्या कहते हैं? ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? किंडमन। क्या कहा जाता है इसे? किंडमन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये चीज भी आपको बतानी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसका नाम क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर आया है स्कर्वी। इससे होने वाली जो बीमारी है उसका नाम है स्कर्वी, ठीक है। और एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना, वेरी गुड, इसका रासायनिक नाम है। तो रासायनिक नाम भी पूछ ले जाते हैं। एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हमें बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। शाम 6:30 बजे इसी प्रकार ईबीएस की आपकी रोज कक्षाएं होंगी। एनीमिया किसकी कमी से होता है ये चीज भी आपको बतानी है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है आयरन की कमी से होता है, ठीक है। एनीमिया आयरन यानी कि लोहे की कमी से। डेंगू रोग का वाहक क्या है? डेंगू रोग का जो वाहक है वो क्या है? प्रश्न क्रमांक 15। डेंगू रोग का वाहक हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एडीज मच्छर। एडीज जो मच्छर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताए हैं कि जो एडीज मच्छर है वो डेंगू रोग का वाहक माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल राइट। अगला है दोस्तों, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय, कौन से रोग के लिए? कौन से रोग के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग के लिए। क्षय यानी कि टीबी रोग जो होता है इसके लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। याद रख लेना, आपको ऐसे टीके भी पूछ लिए जाते हैं। अगला है, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हमें बताना है।
एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वीडियो को सभी लोगों को लाइक जरूर कर लेना है, वीडियो को शेयर भी करना है। हाँ, कॉलेज के जो पेपर हैं वो कैंसिल हो गए हैं। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वेरी गुड, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, शारदा एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है शारदा एक्ट? प्रश्न क्रमांक 18। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? और टेलीग्राम ग्रुप से जो भी साथी नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, ठीक है। सीटीईटी का कैंसिल नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह से। शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह से, ठीक है, वेरी गुड। जिस परिवार में मां बाप और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं वह परिवार कौन सा है? जिस परिवार में मां बाप और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उस परिवार को क्या कहा जाता है? सभी लोगों ने पढ़ा है, परिवार पढ़ा है। जो टॉपिक है आपका परिवार और मित्र, और परिवार से आपने पढ़े हैं, उस परिवार को हम कहते हैं एकल परिवार। क्या कहा जाता है? एकल परिवार, ठीक है। जिस परिवार में मां बाप और उनके अविवाहित बच्चे हों वो एकल परिवार, और जिसमें दादा दादी मां बाप बच्चे ये सारे के सारे रहते हैं मिलकर उस संयुक्त परिवार है ना। कच्चे फलों को पकाने वाला जो हार्मोन्स है वो कौन सा है? 20 का आंसर बताना है आपको। कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 20। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एथिलीन, है ना। एथिलीन बिल्कुल सही बताया आपने, एथिलीन बिल्कुल सही है। कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन, पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल बताना है। प्रश्न क्रमांक 22। ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। लद्दाख बिल्कुल सही बताया है। अगला क्वेश्चन देख लो, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न क्रमांक 23, है ना। मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक जलप्रपात भी है, ठीक है, और ये जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? वही नदी के किनारे स्थित है जबलपुर। वेरी गुड आंसर, नर्मदा नदी, है ना। और नर्मदा नदी में यहां पर एक भेड़ाघाट जलप्रपात भी है, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा जलप्रपात है जो संगमरमर की वादियों में बना है, ठीक है। ये भी याद रखना है। चंद्रयान मिशन 1 कब भेजा गया? प्रश्न क्रमांक 24। चंद्रयान मिशन जो 1 भेजा गया वो कब भेजा गया? ठीक है, जगदीप झारिया जी जबलपुर से हैं, वेरी गुड। चंद्रयान मिशन 1 कब भेजा गया? तो 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन 1। भारतीय मौसम वेधशाला कहां स्थित है? भारतीय पूछा है आपसे, तो भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुणे। कहां पर स्थित है? पुणे में, वेरी गुड। भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर हमें बताना है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल। और जो मलेरिया है ये अप्रत्यक्ष बीमारी मानी जाती है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बताना है। 27 का आंसर।
तो इसका सही उत्तर क्या है? अमिताभ बच्चन। पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आपने सुने होंगे, कांडला बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, मुंबई है ना, ये सभी सुने हैं बंदरगाह है, लेकिन सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है आपको बताना है। तो कौन सा है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, विशाखापट्टनम नहीं। ठीक है, मुंबई आपका बिल्कुल सही होगा। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? प्रश्न क्रमांक 29। वेरी गुड, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन से संबंधित थे सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, धरती की पुकार। धरती की पुकार इन्होंने लिखी थी एक पुस्तक, सुंदरलाल बहुगुणा साहब ने। और जो है ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे सुंदरलाल बहुगुणा साहब। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन गैस बताना है प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर। ये तो बिल्कुल सरल है। ओजोन गैस को जो नापने की इकाई है वो डाप्सन इकाई है। ठीक है, ओजोन गैस मैंने बताया है कि ये कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर है समताप मंडल। ठीक है, सबसे निम्न तापमान किस मंडल का होता है? प्रश्न क्रमांक 31 का उत्तर हमें बताना है। सबसे जो निम्न तापमान होता है वो किस मंडल का होता है, यहां पर बताएं। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उमेश जी बिल्कुल एक बार फिर से पढ़ लो। उत्तर हो जाएगा आपका मध्य मंडल का। सबसे निम्न जो तापमान है वो किसका है? मध्य मंडल का। ठीक है, मध्य मंडल आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 32 को आंसर बताना है। नागोया प्रोटोकॉल तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जैव विविधता से। संस्कृत की क्लास भी आएगी। नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है जैव विविधता से। ठीक है, और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर किसका उपनाम है? हॉकी के जादूगर 33 का आंसर बिल्कुल सरल आंसर। हॉकी के जादूगर किसका उपनाम है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर है मेजर ध्यानचंद। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रश्न क्रमांक 34। बेसबॉल में बताना है आपको कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 9। ठीक है, कितने खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में? 9 खिलाड़ी होते हैं। याद रख लेना, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला देख लो, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 35। राष्ट्रीय खेल दिवस बताना है कब मनाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 36 का आंसर, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तब आपका राइट आंसर होगा क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। इलायची की पहाड़ी किस राज्य में है? इलायची का आपको बताना है किस राज्य में इलायची की।
प्रश्न क्रमांक 37, इलायची पहाड़ी किस राज्य में है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? केरल। अगला देख, भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? 38 का आंसर बताना है। भारत का रूल तब आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसे भारत का रूर कहा जाता है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो चोटी है पारसनाथ। पारसनाथ है, ठीक है, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार और इसे भारत का रूर कहा जाता है। काराकोरम दर्रा स्थित है कहां पर? 39 का आंसर बताना। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर आपका सही है। काराकोरम दर्रा। माजुली द्वीप किस नदी में है? माजुली जो द्वीप है वो किस नदी में बना है? दोस्तों आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप और ये किस नदी पर बना हुआ है ये चीज आपको बतानी है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है जिस पर बना हुआ है माजुली द्वीप और विश्व का सबसे बड़ा है। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ओडिशा का शोक आपको पता होगा, बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, ठीक है, और ओडिशा का शोक उड़ीसा। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा महानदी और महानदी का नाम आया है तो हीराकुंड बांध यहां पर बना हुआ है, ठीक है, हीराकुंड बांध बना है महानदी में। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है ये, लंबा बांध। अगला है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 42 बताना है आपको, है ना। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कांगो, ठीक है, कांगो नदी है और एक कांगो देश है जिसे वनों का देश कहा जाता है, ठीक है। कांगो एक देश का नाम है जिसे वनों का देश कहा जाता है और एक कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को, है ना। फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। कल हमने पढ़ा था लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग एवं केसर, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? 43 का आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन देख लो आप, फूल से, है ना, फूल से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, सभी को बताना है, 44, है ना। चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है। क्यों है स्तनधारी? स्तनधारी मतलब क्या होता है? जो बच्चे पैदा करते हैं, है ना, अंडे नहीं देते, जो बच्चे पैदा करते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं और चमगादड़ स्तनधारी है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे देती है। अगला है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? प्रश्न क्रमांक 45 का आंसर। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जाइलम। ये क्वेश्चन तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। पौधों में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम के द्वारा
और हमने पढ़ा है दोस्तों कि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये तो सभी लोगों ने पढ़ा है, जिसमें उसे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका अंतिम उत्पाद क्या है, तो इसका जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, कार्बोहाइड्रेट इसका अंतिम उत्पाद माना जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, वो क्या है कि परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोग का जो सूत्र स्थापित किया वो किसने किया। परिवार के अध्ययन के लिए, परिवार आपने कई प्रकार के पढ़े होंगे, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, ये सभी पढ़े हैं। लेकिन परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोग का जो सूत्र स्थापित किया है वो किसने किया है। 46 का आंसर तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेडरिक लेप्ले साहब। फ्रेडरिक लेप्ले साहब ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोग का सूत्र स्थापित किया। ठीक है, लेप्ले साहब ने। मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवार के वर्गीकरण का आधार क्या है। वर्गीकरण का आधार क्या है मातृवंशीय पितृवंशीय परिवार के वर्गीकरण का आधार क्या माना जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है वंशक्रम। क्या माना जाता है, वंशक्रम, है ना। मातृवंशीय या फिर पितृवंशीय परिवार का आधार माना जाता है वंशक्रम। ठीक है, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। वेस्टरमार्क के अनुसार बताना है आपको परिवार का प्रारंभिक जो स्वरूप था वो क्या था। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पितृसत्तात्मक। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक। द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक कौन है। प्रश्न क्रमांक 49, द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा डेविड कूपर। डेविड कूपर साहब, इन्होंने लिखा कि द डेथ ऑफ द फैमिली, ये जो पुस्तक है इसके लेखक माने जाते हैं कूपर साहब। ठीक है, डेविड कूपर। नातेदारी को वर्गात्मक एवं वर्णनात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। नातेदारी को वर्गात्मक एवं वर्णनात्मक के रूप में जो वर्गीकृत करने वाले हैं वो कौन है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा LH मॉर्गन साहब। LH मॉर्गन, इन्होंने किया है वर्णात्मक और वर्गात्मक और वर्णात्मक रूप में। यह मत किसने प्रस्तुत किया कि सारे असंतोष का स्रोत परिवार है। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। अहमद किसने प्रस्तुत किया कि सारे असंतोष का जो स्रोत है, जो सारे असंतोष की जड़ है वो परिवार है। तब आपका राइट आंसर होगा मार्क्स ने। किसने किया है, मार्क्स ने मार्क किया। इन्होंने ऐसे बैठ के इन्होंने दिमाग लगाया और मार्क किया कि सारे असंतोष की जो जड़ है वो क्या है, परिवार है, जो स्रोत है वो परिवार है ना। तो मार्क्स आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दलदली भूमि के पौधे क्या कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 52, दलदली भूमि में जो पौधे उगते हैं उन पौधे को क्या कहा जाता है। दलदली भूमि के पौधे को क्या कहा जाता है। आज हम 100 प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे पूरे, है ना। 50 प्रश्न अभी हुए हैं, 50 प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे, यानी कि पूरे 100 प्रश्न होंगे। और दलदली भूमि के जो पौधे कहलाते हैं वो कहलाते राइजोफोरा। क्या कहलाते, राइजोफोरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शुष्क जलवायु क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। अभी हमने दलदली भूमि में पौधे उगने वाले राइजोफोरा कहा जाता है। शुष्क जलवायु क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, ये चीज भी आपको बतानी है। 53 का आंसर। तो ये कहलाते हैं मरुभूमि के पौधे,
है ना, शुष्क जलवायु क्षेत्रों में उगने वाले पौधे, मरुभूमि के पौधे, दलदली भूमि में उगने वाले पौधे राइजोफोरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है ना, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, जीवाश्म। वेरी गुड। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया और जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन। आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है वो रोग कौन सा है? और आपने बिल्कुल सही बताया है कि जो घेंगा रोग है ना, घेंगा या फिर गायटर रोग जिसे कहा जाता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट होता है? चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है और चावल में पॉलिश अगर कर दिया जाता है तो इससे कौन सा रोग है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कम हो जाता है? कौन सा विटामिन है ना। एमपी टेट वाले अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो पर्यावरण है इसमें साइंस के भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, साइंस पढ़ना चाहते हैं तो 2:30 बजे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रोज 2:30 बजे साइंस की क्लास लगने वाली है, ठीक है। तो जो भी साथी साइंस पढ़ना चाहते हैं वो 2:30 बजे। चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। अगर आपसे पूछा जाए कि B1 का रासायनिक, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है B1 का थायमिन है, और विटामिन B1 जो है वो नष्ट हो जाता है चावल को पॉलिश करने में, और सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो वो चावल में पाया जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 57 का आंसर बताना है। दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? वो होगा लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को कहा जाता है लैक्टोज। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। रोज 2:30 बजे आपकी क्लास होगी साइंस की, है ना। और दूध में पाई जाने वाली शर्करा को कहा जाता है लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लेग आपको पता होगा, जैसे कोरोना फैला है इसी प्रकार से एक समय था जब प्लेग की बीमारी फैली थी, और प्लेग जो हो जाता था वो चूहों से फैलता था, चूहों से, है ना। और ये कौन से अंग को प्रभावित करता है ये हमें बताना है यहां पर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फेफड़ों, फेफड़ा को प्रभावित करता है प्लेग। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया था, किसने किया था? रोज शाम को 6:30 बजे आपकी पर्यावरण की क्लास यथावत चलेगी, ठीक है। और 2:30 बजे साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और रात्रि 8 बजे जो क्लास है वो है काय की हिंदी की, ठीक है। रात्रि 8 बजे हिंदी की। सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया तो किसने किया? 59 का उत्तर बताना है आपको। तो बिल्कुल सही आंसर है राजा राम मोहन राय। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया था। 59 का उत्तर राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक कथन किसने कहा है? एक कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक कथन किसका है? हाँ, वेरी गुड, 1929। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु साहब ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बांस के इस खंभों पर बने घर पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? बांस के खंभों पर इस प्रकार से कुछ घर बनाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये बांस के खंभे होते हैं, और बांस के खंभों में जो घर बनाए जाते हैं ऊपर इनके, वो बनाए जाते हैं कहां पर? असम में, ठीक है। और असम की जब बात आती है तो हम पढ़ते हैं एक सींग वाला गैड़ा, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक है, जहां पर प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैड़ा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की बताना है यहां पर, है ना। विश्व की बताएंगे सभी लोग। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है?
है ना। मैं भारत की आपको बता दूं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो सांभर झील है, ठीक है। और अगर आपसे लैगून झील पूछी जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो लैगून झील है चिल्का झील। लैगून झील चिल्का झील है, तटीय झील, ठीक है। और सांभर झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो कैस्पियन सागर झील है, ठीक है, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो बिल्कुल सही आंसर बता दिया है आपने, सांभर झील, है ना। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील। भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तैरता हुआ बताना है आपको, है ना। हमने कई बार पढ़ाया है कि मणिपुर में लोकटक झील है, मणिपुर में लोकटक झील है, लोकटक, है ना। और इस लोकटक झील में ही तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्तों केबुल लैमजाओ, केबुल लैमजाओ, कैमलमजाओ ऐसे बोल देते हैं, तो केबुल लैमजाओ बिल्कुल राइट आंसर। भूकंप उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, भूकंप उत्पन्न क्यों होता है, जल्दी से बताएं, भूकंप उत्पन्न क्यों होता है। हमने पढ़ा है कि समुद्री भूकंपीय लहरों को सुनामी कहा जाता है, भूकंप मापी जो यंत्र है उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है, भूकंप जो मापा जाता है वो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, और भूकंप उत्पन्न होने का जो कारण है वो क्या है, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोल होने का कारण क्या है, 66 का आंसर है। ये जितना ही प्रश्न गोल है उतना ही गोल गोल कर कई बार पूछा गया है। तो गोल होने का जो कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव आपका बिल्कुल सही है। धुएं से आंख में जलन पैदा करने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, धुएं से आंख में जलन पैदा करने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है, 67 का आंसर, तो वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको याद रख लेना बहुत अच्छे से, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है धुएं में जलन पैदा करने वाला, जलन पैदा करने वाला, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, जलन पैदा करने वाला जो पदार्थ है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। पर्यावरण शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पर्यावरण शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते होंगे आप, देखते होंगे स्कूलों में कि क्षेत्र भ्रमण पर बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रत्यक्ष अनुभव। बालक को प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए ये क्षेत्रों का भ्रमण करवाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक जो है वो तकनीक कौन सी है, निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है, अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं कहीं तो प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है कि शिक्षार्थियों का आपको आकलन करना है ना, तो इसका सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा, तो वो है पोर्टफोलियो, है ना, पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वेरी गुड, पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल सही है, आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, वन महोत्सव दिवस 71 वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1 जुलाई, ठीक है, वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई, हाँ वेरी गुड, 1 से 7 जुलाई है ना, वो सप्ताह होगा।
हाँ, अगला है मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है 72। मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है राइट आंसर क्या है? असम, है ना। मानस जो वन्यजीव अभयारण्य है वो असम में है, कांजीरांगा भी असम में है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? कौन सा विटामिन है? प्रश्न क्रमांक 73। उस विटामिन का नाम क्या है? बिल्कुल राइट आंसर विटामिन के। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? प्रोटीन का 74 का आंसर बताना है। प्रोटीन का जो सर्वोत्कृष्ट स्रोत माना जाता है वो क्या माना जाता है? वो माना जाता है सोयाबीन, है ना। सोयाबीन, इसमें जो प्रोटीन है वो उसकी मात्रा कितनी होती है? ये भी जल्दी जल्दी से बता दो सभी लोग। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत सोयाबीन। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? तब बिल्कुल सही आंसर है वायरस। ये वायरस के कारण होता है, छोटी माता और रेबीज वायरस के कारण। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है, सर्वाधिक, है ना। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। वेरी गुड। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? आपको बताना है बागवानी के लिए कौन से प्रकार का जो उर्वरक है उपयोगी होता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वर्मी कंपोस्ट, है ना। और वर्मी जो कल्चर होता है, वर्मी कल्चर, ये केंचुआ उत्पादन के लिए जाना जाता है, वर्मी कल्चर। और जो वर्मी कंपोस्ट होता है ये बागवानी के लिए उर्वरक जो है उपयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर आपको बताना है ना। हॉर्टिकल्चर आप लोग बताएंगे और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ये हॉर्टिकल्चर संबंधित है बागवानी फसलों के उत्पादन से। बागवानी फसलों के उत्पादन से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? 79 का उत्तर भूरी क्रांति। अभी हमने लाल पढ़ ली, गुलाबी पढ़ ली, हरित क्रांति पढ़ ली, ये सारी क्रांतियां पढ़ ली, लेकिन अब आपको बतानी है कि जो भूरी क्रांति है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रबी फसल की बुआई की जाती है, कब की जाती है? रबी की फसल आपको याद रख लेनी है, खरीफ की फसल याद रख लेनी है, ठीक है। अभी जो बरसात में बोई जाती है वो खरीफ की फसल है, और जो आपकी लगभग ठंड के आसपास बोई जाती है वो रबी की फसल है ना। तो अक्टूबर नवंबर रबी की फसल बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? प्रश्न क्रमांक 81। ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। सबसे छोटा जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, इस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन देख लो, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है और कौन सी परत में मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो कौन सी परत में होती है मौसम संबंधी? और वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सबसे निचली परत मानी जाती है। मक्का किस प्रकार की फसल है? मक्का, मक्का आपको बताना है, मक्का किस प्रकार की फसल है? तो मक्का जो बोई जाती है वो कब बोई जाती है? अभी आपकी जून जुलाई में बोई जाती है ना मक्का। तो ये किस प्रकार की फसल होगी? खरीफ की फसल होगी। ठीक है, जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार जो चिन्ह होते हैं वो किस कारण होते हैं? धारीदार चिन्ह, जंतुओं में जो धारीदार चिन्ह पाए जाते हैं वो किसके कारण होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जलवायु के कारण। जंतुओं में पाए जाने वाले जो धारीदार चिन्ह होते हैं वो होते हैं जलवायु के कारण। विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन जो शब्द है वो किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया? दो क्वेश्चन बनते हैं, एक विटामिन की खोज किसने की और विटामिन शब्द किसने दिया। ये दो क्वेश्चन में सभी लोगों को कंफ्यूज रहता है ना। विटामिन जो शब्द दिया है वो दिया है फंक ने, ठीक है, लेकिन विटामिन की खोज करने वाले जो है वो कौन है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। विटामिन की खोज करने वाले हैं जो हॉकिंस हैं और विटामिन शब्द दिया है फंक ने। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो अधिकांश लोग लगाते हैं फंक, है ना। जबकि जो विटामिन शब्द दिया है वो फंक ने दिया है और हॉकिंस ने जो दिया है जो की है वो विटामिन की खोज की है ना। ये याद रख लेना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है आपको। हाँ, खोज हॉकिंस ने, विटामिन शब्द दिया फंक ने। ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर करना है, माइंड में सेट करना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। रेटिनॉल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 86 का आंसर विटामिन ए का। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? सबसे ऊंचे पेड़ पर, ऊंचे पेड़ पर बताना। ये भी दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तो है पेड़ की ऊंची डाली पर, पेड़ की ऊंची डाली पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है ऊंचे पेड़ पर, है ना। ये दो क्वेश्चन। हाँ, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होता है। लेकिन यहां पर दो क्वेश्चन हैं आपके और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऊंचे पेड़ पर जो घोंसला बनाता है वो बनाता है चील और पेड़ की ऊंची डाल पर जो घोंसला बनाता है वो बनाता है कौवा। ये दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है कौवा और ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है चील। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? किस क्षेत्र में होती हैं भूस्खलन की घटनाएं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र आपका सही है। नेक्स्ट है, दूधराज किस प्रदेश का राज पक्षी है? दूधराज बताना है, ये किस प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज? तो बिल्कुल सही आंसर होगा एमपी, ठीक है, एमपी का। पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? सबसे पहले हमने पढ़े थे, यहां से भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं जिनमें कंफ्यूज हमेशा रहता है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है कभी कभी। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है?
तो आप लगा देते हैं कहां पर, देहरादून। ठीक है, वैसे ही पूछा जाता है पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, तो आप लोग प्रश्न को नहीं समझते और लगा देते हो सीधे देहरादून। ठीक है, लेकिन अब नहीं लगाना है ललिता राठौर जी। पर्यावरण अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है, नागपुर में। ठीक है, और वन अनुसंधान संस्थान जो है वो है देहरादून में। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर। ये दो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं हमेशा। नेक्स्ट, गोल क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 91। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। ठीक है, आलू कैसे रहते, गोल गोल, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 92। श्वेत क्रांति के जनक हमें बताना है। सबसे पहले बात तो जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति है। और श्वेत क्रांति के जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं वर्गीज कुरियन साहब। ठीक है, सभी को पता है ना वर्गीज कुरियन। वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है? अभी हमने पढ़ा था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है, उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। और सबसे ऊपर की जो परत है उसे बहिर मंडल कहा जाता है। ठीक है, बहिर मंडल कहा जाता है ना। लेकिन वायुमंडल में कितनी परतें हैं ये अगर पूछा जाए तो आपको उत्तर लगाना है 5 परतें। ठीक है, 5 आपका बिल्कुल सही होगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 94 का आपको बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, दक्षिण एशिया, सभी को बताना है। दक्षिण एशिया का एकमात्र जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? एशिया के बारे में जब बात होती है तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, है ना। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और ये दक्षिण एशिया की जब बात होती है कि यहाँ का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, तो वो है बेरेन। और ये अंडमान द्वीप में है। कहाँ पर है? अंडमान, अंडमान द्वीप पर बेरेन है जो दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी माना जाता है। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो है सैडल पीक। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है द्वीप समूह की वो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सैडल पीक कहा जाता है। ठीक है, और बेरन जो अंडमान द्वीप पर है ये दक्षिण एशिया की सबसे सक्रिय एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? भूकंप का अध्ययन आपको बताना है क्या कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, बस 100 क्वेश्चन है इसमें। और भूकंप का अध्ययन आपको बताना है क्या कहलाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सीस्मोलॉजी, है ना। सीस्मोग्राफ, हम भूकंप मापी यंत्र को सीस्मोग्राफ कहते हैं, है ना। और इस जो भूकंप का अध्ययन का विषय है ना, वो है सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला जिसे नेपाल में जाना जाता है, तो नेपाल में जाना जाता है सागर माथा के नाम से। ठीक है, नेपाल में। लेकिन अब आपको बताना है अमृत क्रांति किससे संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 98। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। बिल्कुल राइट आंसर। ये अमृत क्रांति जो है ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में प्रयुक्त होने वाली प्राकृतिक गैस जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करती है वो कौन सी है? 99। वाहनों में प्रयुक्त होने वाली जो प्राकृतिक गैस है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करती है वो गैस है सीएनजी गैस। कौन सी है? सीएनजी।
ठीक है, CNG आपका सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? प्रश्न क्रमांक 100 का उत्तर है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इसी प्रकार से अपनी रोज शाम को 6:30 बजे EVS की कक्षा होगी, ठीक है। 2:30 बजे साइंस की कक्षा होगी। जो साइंस पढ़ना चाहते हैं साइंस से संबंधित वो 2:30 बजे आ सकते हैं। रात्रि 8 बजे हिंदी की कक्षा होगी। और भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है वीरबल साहनी, ठीक है। कौन है? वीरबल साहनी साहब, इसको भी याद रखना है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और अपना एक फेसबुक पेज है सेल्फ स्टडी क्लासेस, जो भी फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं वो फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जिसको जुड़ना है वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें सर्च कर लेना है क्या, ठीक है। तो भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो वीरबल साहनी साहब हैं, ठीक है। वीरबल साहनी, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। ऑल इन वन, पूजा शर्मा जी, जगदीप झारिया जी, दीप श्री, है ना, ये सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाएंगे। रोशनी खांडे, और ठीक है। तो बहुत बढ़िया। वीडियो आपको कैसा लगा है? इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। और MP टेट की एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो निरंतर तैयारी को बनाए रखें। रीट एग्ज़ाम वाले और CTET एग्ज़ाम की तो 5 जुलाई डेट है ही, अभी कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनका भी तो एग्ज़ाम आने वाला है CTET का, तो इनकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। रवि जी, ललिता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद,